गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और केमिस्ट्री में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के तत्व, उसके यौगिक और उसके उपयोग हम पढ़ रहे थे भाई। मुख्य रूप से हम उपयोग पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था भाई कि हाइड्रोजन का सबसे प्रमुख उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में होता है। और इसीलिए इससे संबंधित बहुत सारी चीजें भी बताई थी मैंने कि इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि जलाने पर कोई भी अपशिष्ट या प्रदूषक इससे नहीं निकलता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी इसके बनाने की कुछ प्रमुख विधियां। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लिथियम, हाइड्रोजन और सोडियम जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखते हैं, देखो आप हेडिंग लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। क्लियर है भाई? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन का अधिशोषण। और आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। तो आप अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। आप अपना सुझाव भी दें कि और क्या क्या करेक्शन करा जा सकता है। देखते हैं, देखो हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या होता है। देखो एक धातु होती है पैलेडियम। कौन सी धातु है भाई? ये पैलेडियम। और इसी प्रकार की और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। तो पैलेडियम धातु का अगर चूर्ण या पिसा हुआ पैलेडियम धातु लें तो ये क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है भाई? हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के कारण बाद में जो आपके पास पैलेडियम होगी वो उसमें क्या अवशोषित होगा भाई? हाइड्रोजन। तो आपको पैलेडियम के चूर्ण में हाइड्रोजन गैस संचित होकर, कि इसे किसी पात्र में नहीं रखते हैं भाई, मुख्य रूप से धातु द्वारा अवशोषित करा लिया जाता है, एब्जॉर्ब करा लिया जाता है। फिर अगर हमें हाइड्रोजन इससे प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे? तो ये जो आपके पास है पिसा हुआ पैलेडियम, इसे हम गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? गर्म कर देते हैं। और गर्म करने में इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इससे क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। और जहां कहीं भी इसका उपयोग हमें करना होता है इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये लाइन पूछी गई है कि हाइड्रोजन का अधिशोषण किस धातु के द्वारा होता है? तो किस धातु के द्वारा होता है भाई? पैलेडियम। और धातु का जो हाइड्रोजन का अधिशोषण है वो होता क्या है भाई? तो आप समझ गए होंगे, पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कराना और उसमें गर्म करके फिर उससे हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का अधिशोषण। क्लियर है भाई ये वाला टॉपिक? इसके अतिरिक्त देखो एक लाइन और पूछी जाती है आपसे कि हाइड्रोजन मुख्य रूप से किन किन रूपों में पाया जाता है या किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन के प्रमुख रूप कि किन किन रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला है सामान्य रूप। सबसे पहला है सामान्य रूप। बहुत ध्यान से समझे भाई, इन चीजों को समझने की हैं। देखेंगे, देखो प्रकृति में हाइड्रोजन किस अवस्था में आप पाई जाती है भाई? द्विआण्विक या द्विपरमाण्विक रूप में। किस रूप में पाई जाती है? द्विपरमाण्विक रूप में। और वो द्विपरमाण्विक क्या होता है? H2। और ये H2 का अणु होता है। ये कोई यौगिक नहीं है भाई, ये क्या है? कोई अणु है हाइड्रोजन गैस का। कितने परमाणु हैं? 2। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विपरमाण्विक। अगर नेचर या प्रकृति में आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन किस रूप में मिलेगी? H2। कभी भी हाइड्रोजन आपको प्रकृति में इस रूप में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यह परमाणु है और परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक
क्रियाशील होते हैं, इसीलिए दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके या अपने ही परमाणु से अभिक्रिया करके किस रूप में रहते हैं भाई, अणु के रूप में। तो आपको पता चल गया कि नेचर में जब कभी भी हाइड्रोजन आपको दिखाई देगी तो किस रूप में, आणविक रूप में दिखाई देगी। और वो आणविक कैसा होगा, अणु कैसा होगा, द्विपरमाणविक यानी कि H2। क्लियर है। इसके बाद देखो एक रूप और मिलता है आपको, उसे कहते हैं हम नवजात हाइड्रोजन। किस रूप में जानते हैं भाई, नवजात हाइड्रोजन। समझे, देखो नवजात हाइड्रोजन होता क्या है, आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई, आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई और रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक हो आपके पास, सही है, और उस यौगिक से बिल्कुल तुरंत मतलब उस अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है, जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है, उस प्राप्त हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन। क्या कहते हैं भाई, नवजात हाइड्रोजन। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अगर किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में, किसके रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त हाइड्रोजन इस प्रकार से बॉक्स ब्रैकेट में लिखी हुई दिखाई दे, किस प्रकार से बॉक्स ब्रैकेट में लिखी हुई दिखाई दे, तो उस हाइड्रोजन को ही आप नवजात हाइड्रोजन के रूप से या नवजात हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा भाई आपको। तो देखते हैं, देखो इससे आगे और क्या क्या चीजें हैं हमारे समझने के लिए। तो दो रूप हमने पढ़ लिए भाई, तीसरा रूप देखते हैं। देखो मैं ये रख कर देता हूं, तीसरा रूप लिख सकते हैं परमाणविक रूप, यानी कि एटॉमिक स्टेट या परमाणविक रूप। तो देखेंगे, देखो परमाणविक रूप, परमाणविक रूप क्या होता है भाई, जो हाइड्रोजन का अणु है, जो हाइड्रोजन का अणु है, अगर उसका विघटन कर दिया जाए, क्या कर दे भाई, विघटन, तो उससे प्राप्त जो होती है वही क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोजन का परमाणविक रूप। अगर देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हाइड्रोजन के अणु का क्या कर दें हम, विघटन कर दें, तो विघटन के फलस्वरूप जो आपको प्राप्त होगी उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का परमाणविक रूप कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं भाई, ये आपने हाइड्रोजन का अणु लिया, सही है, और किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा इसका विघटन कर दिया आपने, यानी कि हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, तो यही क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोजन के परमाणविक रूप कहलाएंगे। यही क्या कहलाएंगे भाई, हाइड्रोजन के परमाणविक रूप कहलाएंगे। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगला देखते हैं, देखो ऑर्थो हाइड्रोजन, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ऑर्थो हाइड्रोजन। क्लियर है। ऑर्थो हाइड्रोजन होता क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, ये थोड़ी सी समझने की चीज है। देखो आप समझें, हाइड्रोजन हमें किस रूप में मिल रहा है, H2 आणविक रूप में मिल रहा है। और देखेंगे, देखो इसमें दोनों के दोनों परमाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं भाई, दोनों के दोनों परमाणु एक सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बल। और ये जो यौगिक है, ये कैसा यौगिक कहलाता है, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। अगर आपने पिछली क्लासें ली हैं तो पिछली क्लासों में पता होगा भाई। तो देखो एक परमाणु आपके पास हाइड्रोजन का ये हो गया, एक एटम ये हो गया भाई, और दूसरा एटम ये हो गया, दो एटम हो गए। अब देखो मैं इनकी संरचना बना रहा हूं, ये नाभिक हाइड्रोजन का पहला वाला, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, ये दूसरा नाभिक, और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं भाई, सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है। तो ये जो नाभिक हैं, अगर एक ही दिशा में रोटेशन करते हैं, अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं दोनों या फिर एंटी क्लॉकवाइज, अगर इन दोनों का चक्रण, इन दोनों का रोटेशन या चक्रण एक ही दिशा में हो,
तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या कहते हैं भाई? ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। ये लाइन क्लियर हो रही होगी। एक होता है पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन क्या होता है? बस इसका उल्टा कर दो आप। यदि हाइड्रोजन के अणु में, ये क्या था भाई? यदि हाइड्रोजन के अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिक, यदि हाइड्रोजन के अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करते हैं तो उस हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसका उल्टा लिखो, यदि किसी हाइड्रोजन के अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तब उस हाइड्रोजन को आप कहेंगे पैरा हाइड्रोजन। किस नाम से जानेंगे भाई? पैरा हाइड्रोजन। तो बस इतना ही जानना है, इन 4-5 रूप को ही हमें पढ़ना था। क्लियर है भाई इतना? तो आप समझ पा रहे होंगे, और रूपों से संबंधित केवल हम यही पढ़ रहे हैं कि सही है भाई। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। सही है भाई, यानी कि हाइड्रोजन के यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो हमें सभी यौगिक नहीं पढ़ने भाई, हमें सभी यौगिक नहीं पढ़ने। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक हैं केवल उन्हीं के बारे में कुछ जो फैक्ट अभी तक पूछे गए हैं वही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको केमिकली पढ़ाने लगूं कि हाइड्रोजन कैसे कैसे बनते हैं, यौगिक किस प्रकार से, नहीं। हम केवल क्या पढ़ेंगे? जो आपका जनरल साइंस में आता है। देखो आप सबसे पहला यौगिक लिखें साधारण जल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक है ये साधारण जल। साधारण जल किसका यौगिक है भाई? हाइड्रोजन का। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। साधारण जल हाइड्रोजन का एक यौगिक है और इसका साधारण सूत्र क्या होता है? H2O। लिख दें कि H2O एक यौगिक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जल परमाणु होता है, अणु होता है, या फिर यौगिक। तो क्या होता है भाई? एक यौगिक कंपाउंड होता है। क्लियर है? दूसरी बात देखो, इसकी जो संरचना होती है अगर उसकी बात करें तो ये एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसा है भाई? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक हमने पढ़े हैं, सहसंयोजी यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध लगे होते हैं। और किस प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है? ध्रुवीय। कैसा है भाई? ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है। क्लियर है? ये दो बातें क्लियर हैं। अगर इसकी संरचना हम देखें तो देखो ये ऐसा बना हुआ होता है, देखेंगे ध्यान से, इसकी संरचना इस प्रकार की दिखाई देगी आपको, इस प्रकार की। सही है भाई? और यहां पर आपको दिखाई देगा ये इस प्रकार से बना हुआ। क्लियर है? तो ये कोणीय संरचना होती है इसकी। अगर इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाए तो कैसी होती है भाई? कोणीय संरचना। आप लिख दें कैसी संरचना है ये? कोणीय संरचना। और इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये केंद्रीय परमाणु होता है। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु होता है और इस केंद्रीय परमाणु पर संकरण, इस केंद्रीय परमाणु पर संकरण sp3 होता है। कैसा संकरण होता है? sp3 संकरण। और ये कुछ चीजें हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं जब संकरण मैंने आपको पढ़ाया था, तब इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। बताओ ये लाइन क्लियर हो रही है भाई? इसके बाद देखते हैं, देखो अगर इसका अनुपात देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, सही है? दो प्रकार के अनुपात होते हैं। एक तो भार के अनुसार, वेट अकॉर्डिंग टू वेट, भार के अनुसार। तो देखो भार के अनुसार क्या इसका अनुपात होगा, पूछा गया है ये। जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है आप खुद बताएं। एक बताया था मैंने शुरू में, कितना होता है एक हाइड्रोजन का? एक। कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो कितनी बार चला गया भाई? 8, यानी कि 1:8। आपको याद रहेगा भाई, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का भार के आधार पर, वेट के अकॉर्डिंग
क्या रेशियो होता है, 1:8। क्लियर है। अगर आयतन के आधार पर हो, किसके आधार पर, आयतन, और आयतन भी कैसा, परमाणु, परमाणु के आयतन के आधार पर, तो कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन, आप खुद बताइए कितने परमाणु हैं भाई, 2 परमाणु हैं। अरे 2 आयतन हाइड्रोजन ली है हमने, 2 आयतन हाइड्रोजन ली है, और ऑक्सीजन कितने लिए हैं, 1, तो 2:1। आयतन के आधार पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। क्लियर है भाई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और भी देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे पढ़ने वाले हैं। अगर साधारण जल की हम बात करें तो देखते हैं, देखो इसे मैं रफ कर देता हूं, और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं साधारण जल से। देखो अगर साधारण जल की प्रकृति देखें तो साधारण जल बिल्कुल रंगहीन, कैसा होता है भाई, रंगहीन, साथ ही साथ गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, और कैसा होता है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, और साथ ही साथ कैसा होता है, स्वादहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार इसके देखा जा सकता। और ये मैंने बताया भी था कि अधातुओं के प्रमुख गुण होते हैं कि उनके यौगिक ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, लेकिन धातु कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। तो इतना क्लियर है भाई हाइड्रोजन से संबंधित। और चीजें पढ़ें आगे की, देखते हैं। देखो और क्या क्या पढ़ सकते हैं आप जल से, तो देखेंगे देखो जल के बारे में। अगर जल की बात करें H2O की, अगर जल की बात करें H2O की, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई जल से संबंधित कि ये सर्वात्रिक, किस प्रकार का, सर्वात्रिक विलायक कहलाता है। कैसा विलायक कहलाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि सभी पदार्थ, क्योंकि सभी पदार्थ इसमें घुल जाते हैं, सभी पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। तो ये वाली बात याद रखना, सभी पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद है, जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, वो इसका अपवाद है। कार्बनिक पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल एक कार्बनिक पदार्थ है, इसमें नहीं घुलता। सही है भाई। जैसे खाने का तेल, खाने का तेल एक कार्बनिक पदार्थ है, वो भी इसमें नहीं घुलता। जैसे जो आपका घी होता है, बसा होती है, फैट, वो भी इसमें नहीं घुलता, वो भी क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। तो आप याद रखेंगे जल को एक यूनिवर्सल क्या माना जाता है, सॉल्वेंट, और सभी पदार्थ इसमें घुलते हैं। केवल कौन से पदार्थ नहीं घुलते, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इसमें नहीं घुलते हैं। क्लियर है भाई। और देखेंगे ऐसा क्यों कि सभी पदार्थ इसमें घुल जाते हैं, तो विलायकों की एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। तो सभी विलायकों में सबसे ज्यादा, सभी विलायकों में सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक किसका होता है भाई, जल का। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है, देखो किसी भी कण के दो पदार्थ, यानी कि किसी भी पदार्थ में दो कणों के मध्य जो बल होता है उसे तोड़ने के लिए, उसे तोड़ने की जो क्षमता होती है वही कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। जैसे NaCl को देखो भाई, NaCl में Na और Cl जुड़े हुए हैं, तो जिस बल से जुड़े हुए हैं उसे तोड़ने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगा, आपका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। क्या कहलाएगा भाई, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहलाएगा। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्लियर है इतना। इसके बाद देखते हैं, अगर जल की हम बात करें तो ये जो जल होता है भाई, सही है, इसका घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री। देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। देखो सामान्य ताप लिख रहे हैं हम, ये सामान्य ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर जल कैसा होता है, द्रव के रूप में।
किस रूप में? द्रव के रूप में। क्लियर है? और आप जानते हैं, नोट करके लिख लें, जल एक ऐसा यौगिक है, जल एक ऐसा यौगिक है जो द्रव्य यानी कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? तीनों अवस्थाओं में। वो कौन कौन सी अवस्था हैं? ठोस, द्रव और गैस। कितने रूपों में पाया जाता है भाई? तीनों। ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में, अरे जल जब बर्फ के रूप में होगा तो ठोस होगा। द्रव के रूप में साधारण जल, जब जल होगा तब किस रूप में होगा? द्रव के रूप में। और जब जलवाष्प होगी, जब जलवाष्प होगी तब किस रूप में होगा? गैस के रूप में। क्लियर है? तो देखेंगे साधारण ताप पर जल किस रूप में होता है? द्रव के रूप में। तो आपको याद रखना है कि जब इसे हम ठंडा करते हैं, जब इसे ठंडा यानी कि टेम्परेचर को डाउन करते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर को डाउन, तो इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है पहले तो बढ़ता है। क्या है भाई? पहले घटता है। सबसे पहले क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम आयतन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है। याद रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह न्यूनतम हो जाता है। और जब ये न्यूनतम हो जाएगा तो घनत्व अपने आप ही क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। क्योंकि आप जानते हैं, देखो, रो घनत्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि बी न्यूनतम है तो घनत्व क्या होगा? अधिकतम। क्लियर है? फिर इसके बाद में आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे जाएंगे, नीचे कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाएगा भैया? बर्फ। तो इस समय आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है और घनत्व क्या होगा? फिर घनत्व कम हो जाएगा। और याद रखना, देखो आपने नोटिस भी किया होगा, एक कांच का गिलास लेना, उसमें जल को ऊपर तक भरकर रख देना, उसमें जल को बिल्कुल ऊपर तक भरकर रख देना, और जब आप सुबह को फ्रीजर में से उसे निकालेंगे तो उसमें बर्फ बिल्कुल ऊपरी सिरे से थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि उसका आयतन बढ़ गया। कब? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सबसे कम था, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जब हम नीचे गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब टेम्परेचर क्या होने लगा भाई? तब आयतन बढ़ने लगा। और जब आयतन बढ़ने लगेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम। तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। याद रखें, बर्फ का घनत्व नोट करके लिख दो कहीं, कि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। सही है? इसीलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है। कहने का मतलब ये है कि बर्फ जल से हल्की होती है और हल्की होने के कारण ही जल के ऊपर तैरती रहती है, और जो पदार्थ हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। क्लियर है भाई? तो आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो, क्लियर है इतना? देखते हैं, देखो इसके आगे और क्या क्या चीज आप इसमें पढ़ सकते हैं भाई, बताओ। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर हम जल की और बात करें तो जल का जो क्वथनांक होता है, क्या होता है भाई? क्वथनांक, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जल क्या बन जाता है? भाप। क्या बन जाता है? भाप, यानी कि उबलने लगता है। क्या होने लगता है? उबलने। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? हिमांक। सही है? और हिमांक होने के साथ साथ यही इसका द्रवणांक भी होता है। क्या होता है भाई? यही इसका द्रवणांक। कहने का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाता है, पिघल जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जैसे ही थोड़ा सा कम होगा ये जम जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होगा ये पिघल जाएगा। ये क्या होगा? पिघल जाएगा। क्लियर है भाई? ये एक दो बातें तो समझ में आ रही होंगी जल से संबंधित। और याद रखेंगे, जो साधारण जल है, जो साधारण जल है उसका लगभग 97%
समुद्रों में है। किसमें है भाई? समुद्रों में। कैसे पानी के रूप में? खारे पानी के रूप में। मात्र 3% शुद्ध जल है। शुद्ध जल या मीठा जल कह सकते हैं। कैसा जल है? मीठा जल, जो पीने योग्य है। और इसका भी सर्वाधिक किसके रूप में है? बर्फ के रूप में। किसके रूप में है भाई? बर्फ के रूप में। तो याद रखना, जितना भी जल है, सही है, पृथ्वी पर, उसका 97% के समथिंग किसमें है? समुद्रों में, खारे जल के रूप में। बाकी का बचा कुचा जो है वो शुद्ध जल या मीठा जल कहलाता है, या पीने योग्य जल कहलाता है। और उसका भी अधिकांश पार्ट कहाँ है? बर्फ के रूप में। तो इन एक दो बातों को याद रखेंगे। और देखो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल कौन सा होगा? जिसमें केवल H2O के अणु होंगे। जिसमें केवल H2O के अणु होंगे वो शुद्ध जल होगा। सही है। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है भाई? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक होने का मतलब क्या होता है? कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। आप पानी में तार डाल दें और दूसरी तरफ से हाथ से छुएं तो करंट नहीं लग सकता। ये वाली लाइन आपको अजीब जरूर लगेगी कि पानी में तो हाथ डालने से मतलब पैर भीगा होता है तो करंट मारता है। भाई पानी के होने से तो करंट मारता है, लेकिन सर आप बता रहे हैं कि पानी के होने से करंट नहीं लगता है। तो चीजें थोड़ी सी समझने की हैं, आप समझें। मैं बात कर रहा हूं शुद्ध जल। अगर शुद्ध जल होगा तो विद्युत का कुचालक यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और हम सामान्य रूप में जिस जल को देखते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता है, यानी कि शुद्ध जल नहीं होता। उसमें कोई ना कोई अशुद्धि जरूर मिली होती है। उसमें कोई ना कोई अशुद्धि जरूर मिली होती है। तो उस अशुद्धि के कारण वो विद्युत का चालक होता है। क्लियर है भाई? जैसे अगर आपसे पूछा जाए जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो आप कहेंगे वर्षा का जल। लेकिन इसमें भी कुछ करेक्शन करना पड़ेगा अभी आपको। सही है? क्या करेक्शन करना पड़ेगा? आप ध्यान रखें, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जहां की वायु ज्यादा प्रदूषित होती है, जहां की जलवायु ज्यादा प्रदूषित होती है, या फिर आप ये कहो वहां CO2 ज्यादा होती है वायु में, SO2 ज्यादा होती है, SO3 ज्यादा होती है, NO2 ज्यादा होती है, NO ज्यादा होती है, यानी कि नाइट्रोजन के, सल्फर के और कार्बन के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में वहां की जलवायु में घुले होते हैं। तो जब ऊपर से वर्षा का जल आता है तो ये वर्षा के जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। जब ऊपर से शुद्ध H2O आता है तो देखो SO2 अभिक्रिया कर लेगा, H2SO3 बना लेगा, सल्फ्यूरस अम्ल, और SO3 इससे अभिक्रिया कर लेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, H2SO4, और इससे NO अभिक्रिया कर लेगा तो H2 या HNO3 बना लेगा। भाई अगर इसी से CO2 अभिक्रिया कर लेगा तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेगा। तो जहां पर वायु में ज्यादा अशुद्धियां होती हैं वहां पर जल इन अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना लेता है। सही है? तो अत्यधिक प्रदूषित जलवायु क्षेत्र में जो वर्षा का जल है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण ही ये विद्युत का चालक होता है। क्या होता है भाई? विद्युत का चालक। जबकि समुद्र का जो जल है उसमें लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवण। तो ये खारा होता है। सही है? और खारे होने के कारण ये कैसा होता है भाई? क्षारीय। तो क्षारीय होने के कारण इसमें भी विद्युत धारा बहती है, तो समुद्र के जल में भी बहेगी। और प्रदूषित क्षेत्रों में जो वर्षा का जल होगा उसमें भी विद्युत धारा, और जनरली जो हैंडपंप से हम पानी निकालते हैं उसमें भी मुख्य रूप से लवणों की अशुद्धियां आती हैं, जिस कारण जल आपको टेस्टी लगता है। सही है? आपने अगर फिल्टर प्यूरिट का पानी पिया हो तो वो कड़वा कड़वा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो स्वादहीन है, उसकी अधिकांश अशुद्धियों को निकाल दिया गया। आप जो जल पीते हैं भाई हैंडपंप से निकालकर, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और लवणों की अशुद्धियां होने के कारण बहुत टेस्टी लगता है वो। आप दोनों में फर्क देखना, फिल्टर प्यूरिट का एक घूंट पीना
सही है। और दूसरा, हैंडपंप से निकले हुए पानी को पीना। हैंडपंप वाला पानी ज्यादा टेस्टी लगेगा फिल्टर पीरियड की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि फिल्टर पीरियड में अधिकांश अशुद्धियों को फिल्टर कर दिया जाता है, जिस कारण उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे या नहीं? क्लियर हो रही होंगी भाई ये। तो ये बहुत सारी बातें और भी हम पढ़ने वाले हैं भाई जल से, भारी जल से संबंधित, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी फ्रेंडों को इसे शेयर जरूर करना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो राइट साइड में रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें और उसके ही बराबर में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल जो आपकी वीडियो हैं वो आपके पास आती रहें और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।